Okay, dear student, due to COVID-19 pandemic, CBSE has reduced the syllabus of board exam for 2021. कौन कौन से टॉपिक CBSE ने रिमूव किए हैं और किन टॉपिक्स का वेटेज कम किया है वो डिस्कस करते हैं। तो बेटा मैंने जो CBSE का रेगुलर सिलेबस था वो सिलेबस उठाया है और उस सिलेबस में हमने कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट मेरा रिलेशन एंड फंक्शन था बेटा। तो रिलेशन एंड फंक्शंस ऑलरेडी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें जो CBSE ने इशू किया है, जो रिवाइज सिलेबस इशू किया है, उसमें कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो बता देते हैं। बट हाँ, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारा कुछ पढ़ना है। तो जो लोग कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं उन्हें पूरा सिलेबस पढ़ना है, बट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2021 उसके लिए आपने कुछ टॉपिक को छोड़ देना है। तो जैसे हमने रिलेशन एंड फंक्शंस में जो CBSE ने गाइडलाइन इशू की है, उस गाइडलाइन में हमने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ना है बेटा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। उसके बाद हमने जो टॉपिक हमारा है 1 ऑन टू ये भी पढ़ना है। बट बेटा जो टॉपिक हमारा था कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ये हमने नहीं पढ़ने हैं। ये टॉपिक, दोनों टॉपिक अब हमारे सिलेबस से फॉर 2021 ओनली। नेक्स्ट जो कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये दो टॉपिक हमारे यहाँ से हट गए हैं। CBSE ने इन दो टॉपिक को रिमूव कर दिया है ड्यू टू पेंडेमिक COVID-19। ये दो टॉपिक हमने नहीं पढ़ने बेटा, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें लगभग पूरा हमने पढ़ लिया है। बट जो पढ़ लिया है ठीक है, हमने बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से जो तैयारी करनी है वो फ्रॉम हियर टू हियर, टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन और 1 एंड ऑन टू फंक्शंस तक ही पढ़ना है। कॉम्पोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन हमने नहीं पढ़ना है। ये हमारा फर्स्ट यूनिट रिलेशन एंड फंक्शंस का फर्स्ट टॉपिक है। अब बेटा फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है वो है मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो ठीक है, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल, वैल्यूज हमने पढ़नी है। और उसके बाद जो बेटा टॉपिक है, उसके बाद जो हमारा दिया है ग्राफ ऑफ फंक्शन हमने नहीं पढ़ना है। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़ना है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो फ्रॉम हियर टू हियर ये टॉपिक आपका पूरा CBSE ने रिमूव कर दिया है बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे दो जो चैप्टर हैं, दो टॉपिक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस ऑफ फंक्शंस में हमने दो टॉपिक रिमूव हो गए हैं, कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स का तो लगभग 50% पोर्शन उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, दैट इज ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बहुत ही सिंपल पोर्शन जो है वो अब आपका बचा है। ये हमारा फर्स्ट यूनिट बेटा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में देखिए क्या क्या है। सेकेंड यूनिट हमारा है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या था बेटा देखिए, तो अलजेब्रा मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स में कौन कौन से टॉपिक हमने नहीं पढ़ने हैं हम एक बार वो देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमारा है बेटा, हाँ, सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में अब आप देखिए तो सेकेंड यूनिट से हमारा क्या क्या हटाया है। ऑब्वियसली कंसेप्ट रहेगा, नोटेशन रहेंगे, ऑर्डर इक्वलिटी आपका रहेगा, टाइप ऑफ मैट्रिसेस भी रहेगा, जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये सब रहेगा आपका। ऑपरेशंस रहेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर क्वांटिटी, ये भी रहेगा बेटा। सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपका रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपका जो टॉपिक दिया है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स,
रेस्ट्रिक्टेड द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये टॉपिक हमारा बेटा यहाँ से बेटा टॉपिक पूरा हमारा रिमूव हो गया है। ये टॉपिक हमारा सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एंड कॉलम रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा एक कंसेप्ट था टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में हमने डिस्कस किया है कि आपको बताया था कि भाई आपका एडजॉइंट मेथड से आप पढ़ सकते हैं, और मैंने एक बताया था कि भाई आपका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके सिलेबस में होता था, बट अब वो नहीं है। तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं रहेगा बेटा। उसके बाद आपका जो आता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये सब टॉपिक, ये सारी टॉपिक आपके अब रिड्यूस कर दिए बेटा, ठीक है। ये टॉपिक आपके यहाँ से रिमूव कर दिए बेटा। ये टॉपिक अब आपके सिलेबस में नहीं है। कहाँ से नहीं है? यहाँ से नहीं है, ध्यान देना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स। ये था, बहुत छोटा सा टॉपिक था, ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स के लिए था। हाँ, रो एलिमेंट्री और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो थे बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, बट ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टॉपिक अब आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो नई गाइडलाइन सीबीएसई ने इशू की है उसके अकॉर्डिंग अब आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है बेटा। चलिए सीबीएसई इससे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना आता है बेटा डिटरमिनेंट। नेक्स्ट डिटरमिनेंट रहेगा। डिटरमिनेंट में देखते हैं क्या क्या है आपके इसमें। हाँ, डिटरमिनेंट में कुछ रिड्यूस किया है क्या बेटा, देख लेते हैं। डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए सिंपल डिटरमिनेंट में आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा बेटा। जो प्रॉपर्टीज दी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये टॉपिक अब आपके सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब अगर प्रॉपर्टीज नहीं है तो बहुत ही सिंपल सा बचा है, कुछ आगे कुछ ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। माइनर्स कोफैक्टर रहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रहेगा, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बट बेटा यहाँ के बाद फिर जो कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स, ये टॉपिक अब आपके उसमें नहीं है बेटा। सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स, ये टॉपिक अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ के बाद कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, जबकि हम ये पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ लिया था बेटा, बट पढ़ लिया था, ठीक है, आपको नॉलेज मिल गई, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। जो नेक्स्ट कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक अब आपके सिलेबस में बेटा नहीं है। ये ध्यान रखना है सबको। हमने अगर बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। सिंपल प्रॉपर्टी आएगी बेटा, सिंपल डिटरमिनेंट आपको फाइंड आउट करना होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 तक आएगा, 2x2 3x3 तक आएगा, इसके आगे नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज़ नहीं आएगी। तो इसका मतलब अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं आएगी तो आप देखिए फिर कितना सिंपल बच जाएगा। अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं आएगी बेटा तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं, फिर तो सारा बहुत ही सिंपल जो डिटरमिनेंट होंगी उनका आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। फिर आपकी जो कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये भी नहीं है। लीनियर इक्वेशंस भी आपको सोल्व नहीं करनी है। तो बहुत ही आसान सा पोर्शन जो डिटरमिनेंट का है वो बचता है। ये हमारा डिटरमिनेंट में रहेगा बेटा। ये सेकंड यूनिट आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आते हैं बेटा हम थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट क्या कहता है देखिए। थर्ड यूनिट जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज कैलकुलस है बेटा। तो चलिए कैलकुलस को हम देखते हैं कि कैलकुलस में क्या क्या कौन से टॉपिक हमारे रिड्यूस किए हैं, रिमूव किए हैं। तो सिंपल है, कॉन्टिन्यूटी आएगा बेटा, बिल्कुल सही है। डिफरेंशियबिलिटी रहेगा आपका, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन रहेगा, बिल्कुल सही है। चेन रूल रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। ये रहेगा आपका डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन भी रहेगा। ये भी आसान टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये भी रहेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद आपका डेरिवेटिव ऑफ एल्गोरिथम फंक्शन,
लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस इन पैरामीट्रिक फॉर्म जो था, और बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपके उसमें रहेगा। इसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से सिर्फ एक टॉपिक वहाँ से रिड्यूस किया बेटा, और वो क्या है, रोलीज थ्योरम। रोलीज एंड लैग्रांजेस थ्योरम जो थी ये यहाँ से बेटा रिमूव हो गई है। बाकी पूरा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आपके सिलेबस में रहेगा। क्लियर है बात? तो सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक आपका यहाँ से जो नहीं है वो आपका रोलीज थ्योरम नहीं है, ठीक है बेटा, लैग्रांजेस थ्योरम नहीं है, और इनका ज्योमेट्रिकल और जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था, और जो इनका प्रूफ था, जो प्रूफ तो पहले भी नहीं था, पहले भी हम विदाउट प्रूफ ही बताते थे, यहाँ लिखा भी था कि विदाउट प्रूफ, बट अब इनका जो ज्योमेट्रिक और रोलीज का वेरिफिकेशन था, लैग्रांजेस का जो वेरिफिकेशन था वो अब नहीं है बेटा, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ से आपका कैंसिल हो जाता है, बाकी ऊपर पूरा टॉपिक आपका रहेगा। क्लियर है बेटा? तो ये आपका जो थर्ड यूनिट है दैट इज कैलकुलस, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपका क्या कहता है, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से नहीं, ये देख लेते हैं। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, जो बेटा ये टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी, दिस वन ये नहीं है, ये हटा दिया है। यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन, हाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा बेटा। यूज ऑफ डेरिवेटिव, दिस वन, यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन, ये भी नहीं है। बस ये दो टॉपिक आपके पास नहीं है बेटा, बाकी सब रहेगा और पूरा रहेगा, बाकी सब आसान है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेटिव को हटा भी नहीं सकते थे, अगर ये टॉपिक ना होते तो फिर आगे पढ़ना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा बेटा, ये हम पढ़ ही रहे हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल भी है, ये भी पढ़ना है। मैक्सिमा एंड मिनिमा भी रहेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मोटिवेटेड बाय ज्योमेट्रिकली एंड सेकंड ऑर्डर टेस्ट गिवन एज ए प्रोबेबल टूल, और सिंपल प्रॉब्लम्स जो एज यूजुअल आती थी अभी तक वो सब रहेगी। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सिर्फ दो टॉपिक हमारे रिमूव किए बेटा, वो आपके क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज और यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये हमारा सेकंड टॉपिक था इन कैलकुलस। अब बेटा आते हैं थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक क्या कहता है ये देख लेते हैं। थर्ड है मेरा इंटीग्रेशन। तो चलिए इंटीग्रेशन की तरफ मूव करते हैं बेटा। इंटीग्रेशन क्या कहता है ये देख लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक हमारे नहीं हैं, कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किए हैं। तो इंटीग्रेशन में ये सिंपल टॉपिक रहेगा बेटा, इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। इंटीग्रेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एंड बाय पार्ट्स, ये रहेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे ये सब रहेंगे। इवेल्युएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल्स भी रहेंगे। किस टाइप के, दिस वन ये सब होगा, ये टाइप भी होगा, ये टाइप भी रहेगा बेटा, ये टाइप भी रहेगा, ये टाइप भी रहेगा। अब ये टाइप भी है, ये टाइप भी। अब कौन सा टाइप नहीं है, वैसे तो ये कोई खास बात नहीं थी, दिस वन नहीं है और बेटा दिस वन नहीं है। ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, बाकी सब आएगा, ठीक है। ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं है, इन्हें रिमूव कर दिया है। बाकी ऑलमोस्ट डिफरेंट इंटीग्रल पूरा है बेटा, उसमें और कुछ बचता नहीं है। उसके बाद जो डेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन है, डेफिनिट इंटीग्रल में देखो क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, दिस वन बेटा, ये टॉपिक जो है डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ये भी नहीं है बेटा। बाकी सारा तीन टॉपिक नहीं है, बाकी सब हैं आपके सिलेबस में। ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ, इसमें कोई खास बात नहीं होती, ये आएगा ही आएगा बेटा। और डेफिनिट इंटीग्रल जो है वो लगभग पूरा होता है, वो सब आएगा। तो इंटीग्रल में बेटा सिर्फ दो टाइप आपके हैं, अंडर रूट ऑफ दिस वन, अंडर रूट
अंडर रूट ऑफ ए इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस वन और दिस वन एंड लिमिट एजेस सम। यहाँ से 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता था, ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो 3 चीज़ आपकी डेफिनेट इंटीग्रल से रिमूव की है। अब चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का भी कुछ इन्होंने शायद रिमूव किया है, तो देखते हैं उसमें से क्या है। तो वो क्या है बेटा वो देख लेते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है, ये रहेगा हाँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में देखते हैं क्या नहीं है बेटा, पहले देख लेते हैं क्या नहीं है। तो क्या नहीं है, एरिया बिटवीन दिस वन, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू एबो शेड कर्व्स। ये जो टॉपिक है वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। जो है एप्लीकेशंस इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स स्पेशली लाइंस, सर्कल्स, पैराबोलाज, इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में, है नी। क्या कहा उसने, पहले क्या होता था बेटा, पहले ये था कि एरिया जो हम फाइंड आउट करते थे वो कह देते थे कि फाइंड आउट द एरिया बिटवीन एन सर्कल एंड पैराबोला, सर्कल एंड इलिप्स, ये ले दिया सर्कल एंड इलिप्स दे दिया, सर्कल एंड पैराबोला दे दिया, पैराबोला एंड लाइन दे दी। अब वो कह रहा है देखो एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू एबोसेड कर्व्स, ये नहीं आएगा, इसका मतलब सिंपल एरिया आएगा। वो कहेगा फाइंड आउट द एरिया ऑफ द इलिप्स ओनली, या कहेगा फाइंड आउट द एरिया ऑफ द, सिंपल सी इतनी बात करेगा कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ, है ना, बाउंडेड कोई फिगर दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा, ट्राइंगल दे देगा, या एलिप्स दे देगा, हाइपरबोला दे देगा, पैराबोला दे देगा, बट मोर देन 2 कर्व्स नहीं देगा। जैसे उसने कहा कि फाइंड आउट द एरिया यानी एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एंड एलिप्स, इस तरह के कर्व आपके क्वेश्चंस इस बार नहीं आएंगे, यानी कि सिंपल प्रॉब्लम आपके कोर्स में इस बार दी। तो बेटा ये हुआ हमारा 4th टॉपिक ऑफ कैलकुलस। अब चलते हैं नेक्स्ट आता है मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था। अब देखते हैं इसने यहाँ से क्या क्या रिमूव किया, ये देख लेते हैं बेटा। तो रिमूव जो किया है बेटा वो किया है फॉर्मेशन किया है। देखो जो फॉर्मेशन होता था वो उसने रिमूव किया है। और फॉर्मेशन में क्या क्या, देखो सबसे पहले तो जो है वो देख लेते हैं भाई। डेफिनेशन रहेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये रहेगा। उसके बाद ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी ठीक है। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, ये भी रहेगा आपका इक्वेशन। अब यहां से चलिए बेटा, ये तो रहेगा यहां तक, यहां से आइए बेटा। ये जो ये है, ये टॉपिक दिया है फॉर्मेशन, ये नहीं है बेटा आपके सिलेबस में। देखो फॉर्मेशन आपके सिलेबस में नहीं है, दिस वन, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ये वाला टॉपिक। यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये टॉपिक आपके उसमें, ये हटा दिया है टॉपिक, ये टॉपिक कैंसिल कर दिया, रिमूव कर दिया है। दिस वन रिमूव कर दिया है, ये भी रिमूव कर दिया है। उसके बाद क्या रिमूव किया है, उसके बाद उसने रिमूव करा है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आप निकाल लेंगे लीनियर बाय द टाइप। देखिए ये तो ठीक है, ये कर दिया बेटा। ये रहेगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस ये भी रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये भी रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप। तो 2 टाइप दिए बेटा, ध्यान से देखना, 2 टाइप दिए। मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा इसे। तो 2 टाइप दिए हैं। एक टाइप आपका दिया है ये वाला, ये थोड़ा इसे में पहले रिमूव करना पड़ेगा तब ऊपर जाएगा बेटा, पहले यहाँ तक क्लियर हो जाए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो फॉर्मेशन वाला पोर्शन नहीं आएगा बेटा, और फॉर्मेशन के बाद क्या नहीं आएगा मैं वो क्लियर कर देता हूँ। फॉर्मेशन नहीं आएगा, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा। हम सबसे पहले टॉपिक यहीं से स्टार्ट करते थे कि फॉर्मेशन क्या है, क्या आएगा, और दूसरा टॉपिक क्या नहीं आएगा। देखिए 2 टाइप की इक्वेशन दी है बेटा। एक दिया है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू, इसे बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की थी बेटा, एक dy/dx प्लस py प्लस क्यू,
और एक होता था dx अपॉन dy। ये जो dx अपॉन dy है बेटा, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, ये हमें रिड्यूस करना होता था अगर उस टाइप से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं। कोई इक्वेशन ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हमें मिल जाती थी जो यहाँ से सोल्व नहीं होती थी, तो हम उसे क्या करते थे, इस फॉर्म में रिड्यूस करते थे। बट इसका मतलब ये हुआ अब ये फॉर्म सिलेबस में नहीं है, तो बहुत मुश्किल आपके डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी ही नहीं। इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा जो आप सोल्व कर देंगे, ये आपके सिलेबस में रहेगी फॉर्म और ये नहीं रहेगी। तो दो चीज़ उन्होंने रिमूव किए, एक तो फॉर्मेशन किया बेटा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, एक तो ये टॉपिक नहीं है और एक ये फॉर्म नहीं है, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन में सब है। ठीक है, तो ये थर्ड यूनिट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। ऑलमोस्ट 45% मार्क्स जो हैं वो कैलकुलस से आते हैं बेटा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें से बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया, बहुत ज़्यादा रिमूव नहीं किया, तो ये सिंपल सा टॉपिक है। देखो इसका होना ना होना बराबर है, तो एक अगर आप इसे अच्छे से जानते हैं तो इसे रिड्यूस करना कोई मुश्किल काम नहीं था। हाँ, जो फॉर्मेशन है ये एक टॉपिक इम्पोर्टेंट था बहुत। फॉर्मेशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था। और यहाँ से एक क्वेश्चन सेपरेट बनता था 2 मार्क्स का, कि फॉर्म कीजिए एंड देन सोल्व कीजिए, कि पहले इक्वेशन को, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कीजिए किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम से, किसी भी यानी थियोरेटिकल प्रॉब्लम से, और उसके बाद उसे सोल्व कीजिए। तो अब आपको इसका मतलब रहेगा कि डायरेक्ट सॉल्यूशन पूछेगा, इक्वेशन दी होगी, क्योंकि आपको अब फॉर्मेशन नहीं करना है। तो ये मेरा थर्ड यूनिट रहेगा बेटा, थर्ड यूनिट में ये सब चीज़ें रहेंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट आपका आता है बेटा, फोर्थ यूनिट है। और फोर्थ यूनिट क्या है, फोर्थ यूनिट है वेक्टर्स एंड 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब वेक्टर में उसने क्या क्या चीज़ रिड्यूस की है वो एक बार देख लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं किया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वेक्टर आगे हमने ना पीछे पढ़ा है ना आगे पढ़ा है, तो वेक्टर से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ रिड्यूस किया होगा। हाँ, तो देखते हैं पहले क्या क्या है। वेक्टर है, स्केलर रहेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर रहेगा, डायरेक्शन कोसाइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना वेक्टर को समझेंगे नहीं। ये तो बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स हैं, इसे बोलते हैं डिसीज़, इसे हम लिखते हैं, बहुत अच्छा वर्ड आता है डिसीज़, और ये होता है DRs। तो ये रहेंगे बेटा, इनके बिना तो वेक्टर पॉसिबल ही नहीं है। टाइप ऑफ वेक्टर में इक्वल वेक्टर है, यूनिट है, जीरो वेक्टर है, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स हैं, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ये सब रहेगा। एडिशंस रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी रहेगा, है ना, ये बिल्कुल ये भी टॉपिक रहेगा बेटा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो, ये भी रहेगा। ये तो सब बेसिक्स हैं। अब जो नहीं रहेगा, डेफिनेशंस भी रहेगी बेटा, डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन रहेगा, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ, अब देखो यहाँ प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट होगा ऑफ वेक्टर्स, एक होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ये भी रहेगा बेटा। एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा। एक छोटा सा टॉपिक लास्ट में होता है, वो कहता है ट्रिपल प्रोडक्ट होता है बेटा, ये नहीं है अब आपके सिलेबस में, देखो बाकी सारा है, ये नहीं है। ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये नहीं है, बाकी सब है। ये इसका मतलब वेक्टर से कुछ नहीं हटाया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो एक छोटा सा टॉपिक था, बट था इम्पोर्टेंट, बहुत मुश्किल नहीं था, बड़ा आसान था। ये नहीं है, बाकी पूरा सिलेबस आपका वेक्टर का, ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आपके वेक्टर का रहेगा। ठीक है, तो जो फोर्थ यूनिट है वेक्टर्स एंड 3D, उसमें जो वेक्टर का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट पूरा है, 90% है। एक छोटा सा टॉपिक रिमूव किया है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जो फोर्थ यूनिट का सेकंड टॉपिक है, दैट इज 3D। अब 3D तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। 3D में तो 1-2 साल पहले ही 3D से कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया था। अब देखते हैं और क्या क्या रिड्यूस कर दिया है। तो बेटा ये रहेगा आपका डायरेक्शन कोसाइंस है, ये रहेंगे। फिर से ये अभी वेक्टर में पढ़े थे, अब यहाँ लाइन के, वहाँ वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करते थे, यहाँ हम लाइंस के देखते हैं, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स।
कार्टेशियन इक्वेशन रहेगी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, बिल्कुल सही बात है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। कोप्लेनार एंड स्क्यू लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ये रहेगा बेटा, ठीक है। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यहाँ तक रहेगा, ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे बेटा। अब क्या नहीं रहेगा ये देख लेते हैं। हाँ, ये टॉपिक नहीं, एंगल बिटवीन टू लाइंस नहीं रहेगा, बहुत आसान टॉपिक था। टू प्लेन बिल्कुल आसान था। अ लाइन एंड ए प्लेन ये नहीं रहेगा, और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन ये नहीं रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इन्होंने हटा दी, ये तो नहीं हटनी चाहिए थी। ये पॉइंट तो वन ऑफ द, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट था, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, बट हम इसमें कोई डिस्कस नहीं करेंगे। ये टॉपिक यहाँ से लेकर और यहाँ तक बेटा, अब ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, ये सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया बेटा, ठीक है। चलिए, ये थी मेरी 4th यूनिट। तो 4th यूनिट में क्लियर हो गया, वेक्टर में एक छोटा सा टॉपिक रिड्यूस किया है, और प्लेन में भी एंगल बिटवीन लाइन बहुत ही वेरी वेरी इजी, बिटवीन टू प्लेन्स वेरी वेरी इजी, अ लाइन एंड ए प्लेन के बीच का एंगल निकालना वेरी इजी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक हुआ करता था, ये हटा दिया है। तो ठीक है, अब हम यहाँ तक पढ़ेंगे। ये 4th यूनिट का डिस्कशन हुआ। अब लास्ट यूनिट जो है वो देखते हैं। लास्ट यूनिट है मेरी लीनियर प्रोग्रामिंग, नहीं लास्ट नहीं, 5th यूनिट। 5th यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एकदम। अब उसमें देखते हैं क्या क्या रिड्यूस किया है। सबसे आसान टॉपिक हुआ करता था हमारे पूरे सिलेबस का, सबसे आसान टॉपिक होता था। अब देखते हैं इसमें से इसने क्या रिड्यूस किया बेटा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, ओहो, तो बेटा ये देखो सारा टॉपिक रहेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन था वो हटा दिया, क्योंकि इसमें जो था, इसमें कहता था मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी। देखो फॉर्मूलेशन आपको वहाँ से भी देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी फॉर्मेशन हटाया है और यहाँ भी फॉर्मूलेशन हटा दिया है बेटा। वहाँ भी आपको डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी सोल्व करने के लिए, और यहाँ आपको डायरेक्टली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिलेगी, एलपीपी मिलेगी, उसे सोल्व करना। तो एक तो ये टॉपिक अब नहीं रहेगा, और एक अनबाउंडेड सॉल्यूशन, एक तो बाउंडेड सॉल्यूशन है बेटा, एक अनबाउंडेड सॉल्यूशन जो है ये भी अब आपको नहीं पढ़ने हैं। वैसे तो बहुत आसान सी बात थी ये। तो ये 2 टॉपिक अब आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी सब रहेगा। इंट्रोडक्शन रहेगा, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कैसी होंगी, ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे। एलपीपी क्या होगी, कैसे ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे ये सॉल्यूशन। पहले हम फॉर्मुलेशन करते थे, उसके बाद उसे सोल्व करते थे, ठीक है। सोल्व करने के 2 तरीके होते थे, एक ग्राफिकल अप्रोच में ही आते हैं, दोनों ग्राफिकल अप्रोच में आते हैं, ठीक है। नहीं तो कैसे सोल्व करते थे वो हम डिस्कस करेंगे। बट अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट हुआ करता था एलपीपी का, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ द एलपीपी, वो नहीं है, क्योंकि फॉर्मुलेशन में ही स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते थे। फॉर्मुलेशन के बाद सॉल्यूशन बहुत आसान होता है ग्राफिकल प्रॉब्लम का। तो ग्राफिकल मेथड दिया है, ग्राफिकल मेथड ऑफ फॉर प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स, ओनली 2 वेरिएबल्स की आती थी। मोर देन 2 वेरिएबल्स प्रॉब्लम जनरली आपके सिलेबस में नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो अब बाउंडेड सॉल्यूशन आपने चेक करना, अनबाउंडेड वाली प्रॉब्लम आपके सिलेबस में होगी ही नहीं। फिजिबल, इनफिजिबल, ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा। तो सिंपल से 2 बहुत सिंपल सा ये छोटी सी यूनिट है बेटा ये, और ये सबसे आसान यूनिट हुआ करती है अपने पूरे सिलेबस में, और यहाँ से 6 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है हमेशा। अब ये रिड्यूज हो गए हैं, ये फॉर्मुलेशन मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पॉसिबल है, क्योंकि 2.5 मार्क्स तो हमारे फॉर्मुलेशन के हुआ करते थे, तो फॉर्मुलेशन तो अब है नहीं। तो मुझे तो लगता है कि अब यहाँ से 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही मैक्सिमम बन सकता है, ठीक है। अनबाउंडेड में नहीं, जब पढ़ेंगे पूरा डिटेल में बताएंगे क्या होता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन, क्या होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन, क्या होता है फिजिबल, क्या होता है इनफिजिबल सॉल्यूशन, क्या होता है डिजनरेट और जनरेट सॉल्यूशन आपके सिलेबस में पहले से ही नहीं हुआ करते थे। बाउंडेड और अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होते थे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सोल्व करेंगे एलपीपी को बाय ग्राफिकल अप्रोच, और ग्राफिकल अप्रोच वही
अप्लाई कर सकते हैं जहाँ मेरे एलपीपी में सिर्फ 2 वेरिएबल्स हो। ओनली फॉर 2 वेरिएबल्स के लिए ग्राफिकल अप्रोच पॉसिबल है। मोर देन 2 वेरिएबल्स आपके सिलेबस में है ही नहीं, वो आप हायर एजुकेशन में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये 5th एंड सबसे छोटी यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आता है बेटा नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बड़ा अच्छी यूनिट हुआ करती थी। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया है, क्या क्या यहाँ से हुआ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहेगी। 11th क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है बेटा, तो 11th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है वहीं से कंटिन्यू करेंगे। वहाँ प्रोबेबिलिटी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था। इवेंट्स बेस्ड प्रोबेबिलिटी जब हमने पढ़ी थी, अब हम इवेंट्स बेस्ड प्रोबेबिलिटी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहेंगी, टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी, बेस थ्योरम तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये तो रहना ही रहना है। अब रैंडम वेरिएबल भी रहेगा एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब चलते हैं यहाँ बेटा, देखो अब जो आपका टॉपिक आया है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये नहीं होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका नहीं रहेगा। ये टॉपिक आपका बेटा यहाँ से हटा दिया। टाइम लेता था, अच्छा था, इम्पोर्टेंट चीज़ थी बहुत। आपको थोड़ा सा यहाँ से इस बार जाएंगे तो हायर एजुकेशन में थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। ये जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, बीटेक या बीएससी करेंगे, तो वहाँ इन टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंस थी। बट कोई नहीं, आप अलग से चाहें तो पढ़ सकते हैं। इन सब के वीडियोज़ सारे जितने भी टोटल के मैं वीडियो आपके अपलोड कर दूँगा, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो वो अलग से वीडियोज़ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट जो हमारा सिलेबस है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे बेटा, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिलेबस फॉर 2021 के लिए था। और सीबीएसई ने ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये रिड्यूस किया है। ये फिर मैं क्लियर कर देता हूँ, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ओनली फॉर कमिंग ईयर, कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए ये सिलेबस रहेगा। तो ठीक है बेटा, इस सिलेबस के रिगार्डिंग अगर कोई किसी को डाउट हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। बट ये टॉपिक जो मैंने यहाँ रेड पेन से क्रॉस किए हैं, तो आप अच्छे से देख लेना। बाकी सीबीएसई की साइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको पूरा रिड्यूस सिलेबस मिलेगा और डिलीटेड टॉपिक्स भी मिलेंगे। मैं यहाँ भी शेयर कर दूँगा। ये मैं जो पुराना सिलेबस है वो भी, जो रिवाइज्ड सिलेबस है वो भी, और जो टॉपिक हमारे डिलीटेड हुए हैं वो भी मैं यहाँ से आपको शेयर कर दूंगा, और अच्छे से आप बैठ के देख लेना। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपना आगे का टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। कल या परसों नेक्स्ट क्लास हमारी जो भी होगी, तो हम जहाँ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमारा चल रहा है, तो बेटा हमें मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट करना है। चलिए बेटा, ओके, थैंक यू।